हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हैलाइड्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है ये बेस एलिमिनेशन। मतलब किसी बेस की प्रेजेंस में किसी हैलाइड से किस तरह से एलिमिनेशन होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आप याद रखें कि हम यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन समझ रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन क्या होता था? बीटा कार्बन से H को एलिमिनेट करना है। ये अल्फा कार्बन है जहां हेलोजन लगा हुआ है, और अल्फा से नेक्स्ट कार्बन जो होते हैं, तो एक ही कार्बन है यहाँ पे, वो बीटा कार्बन है, और उस बीटा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन्स होंगे। सिमिलरली अल्फा पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो बीटा एलिमिनेशन को हम यहाँ स्टडी करेंगे। दिमाग में सवाल उठता है कि क्या अल्फा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है? तो देखिए, अल्फा एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, हम एक दो रिएक्शंस पे देखते भी हैं, बट हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस बीटा एलिमिनेशन पे होता है। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ बीटा एलिमिनेशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए किसी एक सुटेबल बेस को लूँगा। तो बेस अभी डिस्क्लोज नहीं किया कौन सा है, अभी बी नेगेटिव लिखा है, वो उसका काम है H+ को निकालना। आपको लगता होगा कि Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, -I इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और इंडक्टिव इफेक्ट को मैं आगे फ्लोट करवाऊं तो ये आपको यहाँ इस H पे भी पॉजिटिव नज़र आएगा, इस H पे भी पॉजिटिव नज़र आएगा, इस कार्बन पे भी स्लाइट पॉजिटिव नज़र आएगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि ये बी नेगेटिव क्या इस पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर सकता, तो पहली बात दिमाग में रखें कि बेस का काम H+ पे जाना है, कार्बन प्लस पे नहीं। कार्बन प्लस पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल, बेस जाएगा H+ पे। हाँ, कोई एक रीजेंट दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, नहीं करूँगा, बट अभी फ़िलहाल आप समझें कि मैंने एक बेस चूज़ किया है, ना कि एक न्यूक्लियोफाइल। जब एग्जाम्पल लूँगा तब आप ये बात सोचिएगा कि सर ये तो न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये क्या वहाँ नहीं जा सकता? उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, बट प्रेजेंटली समझें कि बेस डाला है तो वो H+ पे जाएगा। तो मुझे लगा ये H+ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे जाना चाहिए। ये H+ तो इतना अच्छा नहीं है, तो अगर यहाँ से जाता है तो वो उतना स्टेबिलिटी फील नहीं करता जितना वो यहाँ जाके प्रोडक्ट स्टेबल बनाता है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल बीटा पे फोकस करूँगा, जब अल्फ़ा निकालने का टाइम आएगा तो अल्फ़ा निकाल लूँगा। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होगी इसमें ये बी नेगेटिव इस H+ पे अटैक करेगा, यहाँ से इस H को एलिमिनेट करेगा, आउट करेगा, रिजल्टिंग ये आपके सामने कुछ इस तरह की स्पीसीज बनेगी। BH आउट हो गया और ये हमारी एक स्पीसीज बन गई कार्बेनाइन, जो स्टेबलाइज हो सकती है बाय रिमूविंग दिस Cl नेगेटिव। रिजल्टिंग हमारे पास बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये Cl नेगेटिव आउट हो गया। इस B नेगेटिव के साथ कोई पॉजिटिव बॉडी लगी हुई होगी, वो इसके साथ आके लग जाएगी। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन होता है और आपको हैलाइड से एल्कीन मिलता है। ये हैलाइड लिया था आपने और ये एल्कीन मिल गया। ध्यान देंगे तो पता चलेगा ये बीटा एलिमिनेशन ही था। बीटा से H निकला, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप, जहां से दोनों निकले वहां उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। ये मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं, ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट रखनी है कि किसी भी हैलाइड का जब हम एलिमिनेशन करते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो बीटा से H जाता है, अल्फा से X मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब हैलाइड, बीटा से H जाता है, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप जाता है। जहां से दोनों जाते हैं वहां उन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है, अगर वो पहले सिंगल था तो। यही सिंपल सा पॉइंट बीटा एलिमिनेशन है जो आपको यहाँ याद रखना होगा, मिनिमम याद रखना होगा अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जैसे मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने अगर पुट करूँ विदाउट मैकेनिज्म सोल्व करने के लिए, तो मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 CH3Cl, एक एग्जांपल है CH3C CH3Cl। टर्शरी हैलाइड लिया है, एक सेकेंडरी हैलाइड लिया है, या एक मैं आपके सामने साइक्लिक हैलाइड ले लेता हूं CH3Cl, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब मैं
इनके अंदर बेस डालना चाह रहा हूं। तो पहली बात याद रखिएगा कि बेस यहां पे बीटा एलिमिनेशन करेगा, बीटा से H निकालेगा, अल्फा से Cl निकालेगा, जहां से दोनों निकालेगा वहां उन दोनों में डबल बॉन्ड डालेगा। मतलब ये आपका अल्फा कार्बन था जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये नेक्स्ट दो बीटा हैं। देख लीजिए दोनों बीटा का केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा है या नहीं है, तो एक जैसा है, दोनों अल्फा कार्बन से लगे हुए हैं, दोनों मिथाइल हैं, एक जैसे प्राइमरी हैं। तो इन 6 H में से किसी एक H को हटाइए, जैसे मैं इस H को एक को हटा रहा हूं, इसको इन दोनों में डबल बॉन्ड डाल दीजिए, अल्फा से Cl हटा दीजिए, B ने H को लेना है और X को आउट होना है। इधर आ जाइए, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से Cl आउट करना है। ये बीटा 9 हाइड्रोजन है, 9 में चेक कीजिए केमिकल एनवायरनमेंट, ऑल द 9 आर सेम, सभी टर्शरी कार्बन से अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो किसी भी एक के H को हटाइए, चाहे वो इसको हटाएं चाहे इसको, आपको कोई फर्क नज़र नहीं पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट में। ये आपका वो एल्कीन बन जाएगा, B के पास वो H चला जाएगा और Cl नेगेटिव आउट। ये आपका एल्कीन बनेगा बेस की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर हैलाइड से। इसको देखें आप, बेस डाल रहा हूं मैं, फिर दोबारा से चेक करता हूं कहां है बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है जहां पे Cl लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट ये बीटा है, उससे नेक्स्ट ये बीटा है, उससे नेक्स्ट ये बीटा है। 3 बीटा कार्बन्स हैं। इस बीटा कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं, इस बीटा कार्बन पर भी 2 H लगे हुए हैं और इस बीटा कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं। ध्यान से केमिकल एनवायरनमेंट चेक करें, ये दोनों बीटा एक जैसे हैं, मतलब ये चारों बीटा हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये 3 एक जैसे हैं। तो एक बार इसको आउट करूंगा और यहां डबल बॉन्ड क्रिएट कर दूंगा। यहां से H निकाला, यहां से Cl, जहां से दोनों को निकाला वहां डबल बॉन्ड। एक बार इन 4 में से किसी एक को आउट करूंगा तो मेरे सामने किसी को भी निकाल दीजिए, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको। अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके एक को निकाला होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड। IUPAC नेमिंग करेंगे तो दोनों का नाम सेम बन रहा था, इसका या इसको डबल बॉन्ड को यहाँ फीड करता, रिजल्टिंग कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब यहाँ मेरे पास आपको 2 तरह के प्रोडक्ट नजर आएंगे। जब भी 2 तरह के, उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी, एक तरह का प्रोडक्ट आ रहा था, लेकिन जब भी 2 तरह का प्रोडक्ट आता है तो यू जस्ट सी कि कोई एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। कौन मेजर होगा? हमारे पास एक रूल आता है, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, या इसका एक और नाम भी है जी स्टीव रूल, Z-E-E-Z स्टीव, STEEV, जी स्टीव रूल, इसी का दूसरा नाम है। सेट-जेफ रूल ज़्यादा पॉपुलर है। वो सेट-जेफ रूल कहता है कि जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतना मेजर होगा। प्लीज रिमेंबर 2 रूल हैं, एक हॉफमैन रूल है, एक सेट-जेफ रूल है। हॉफमैन सेट-जेफ से उल्टा बोलता है। हमें 99.9% टाइम्स सेट-जेफ रूल से प्रोडक्ट बताना होता है। हॉफमैन कब आएगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बट आपको ज़्यादातर टाइम सेट-जेफ पे फोकस करना होगा। मतलब स्टेबल एल्कीन कौन है, और स्टेबल एल्कीन कौन है ये कैसे पता चलता है, बेसिक कंसेप्ट्स में जाके पढ़ के भी आए हैं, दोबारा रिकॉल कीजिए आप उसको, कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एल्कीन के बन सकते हों, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जितने ज़्यादा H लगे हुए हों उतना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। चलिए यहाँ आइए, डबल बॉन्ड कार्बन से इधर तो नेक्स्ट कोई कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट ये कार्बन है। तो आपको यहाँ पे 4 H नजर आएंगे। हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 H ही होंगे पक्का। यहाँ पे कोई डाउट लगे तो आप पूछिएगा। मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ 2 H हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ भी 2 H हैं,
डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ 3 H हैं, तो टोटल 7 H हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। मतलब 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से ये वाला एल्कीन मोर स्टेबल होगा और ये वाला एल्कीन लेस स्टेबल होगा, रिजल्टिंग ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेट-जेफ रूल। कुछ और एग्जांपल्स पे हम यहाँ पे अगर बात करें तो इस फर्स्ट केस में अगर मैं कोई बेस डाल रहा हूं तो ये अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। बहुत ध्यान से देखें आप, अल्फा से नेक्स्ट 2 कार्बन्स हैं, इधर भी नेक्स्ट है, इधर भी नेक्स्ट है, तो इसको बोलूंगा बीटा, इसको बोलूंगा बीटा। तो बीटा कार्बन्स के साथ लगे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होंगे। बेस किसको निकालेगा? इसको भी निकाल सकता है, इसको भी निकाल सकता है, बीटा को निकालना है। अगर वो इसको निकालता है तो हमें ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, अगर वो इसको निकालता है तो हमें ये एक प्रोडक्ट मिलेगा। द रिएक्शन इज गिवन ए नेम बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब एक्स। तो बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, 2 तरह के एच थे तो 2 तरह के आपके पास प्रोडक्ट आए। मेजर कौन होगा? सेट-जेफ रूल अप्लाई कीजिए। सेट-जेफ रूल क्या कहता था? डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे देख लो 3 H हैं, इधर डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे देख लो 3 H हैं, मतलब आपको 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके बनते नजर आएंगे। जबकि यहां पे आप देखें डबल बॉन्ड कार्बन से इधर तो नेक्स्ट कोई है ही नहीं, इधर डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 H हैं, मतलब 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको यहां बनते नजर आएंगे। यानी कि 6 स्ट्रक्चर बनाने वाला जो एल्कीन है वो मेजर होगा, मोर स्टेबलर होगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। यहां पे आइए, फिर ढूंढिए कहां है आपका वो बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप अल्फा पे लगा हुआ है, तो ये मेरा बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। 3 बीटा कार्बन्स हैं। 3 बीटा कार्बन्स हैं तो देखिए क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा तो डिफरेंट है। ये बीटा तो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बीटा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बीटा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, रिजल्टिंग 3 तरह के आपके सामने प्रोडक्ट आएंगे। एक एक करके मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊं तो पहले मैं क्या करता हूं, इस बीटा के H को निकालता हूं। CH3 C CH2CH3 C CH3 CH CH3 सी इट वेरी केयरफुली। यहां से Br निकाला है, यहां से H निकाला है, जहां से दोनों निकाले हैं वहां डबल बॉन्ड डाला है। ये मेरा एल्कीन है। एक और एग्जांपल चेक करता हूं, एक और H फोकस करता हूं, ये वाला अब की बार फोकस करता हूं। CH3 C CH CH3, यहां से एक H निकाल दिया है, यहां से एक Br निकाल दिया है। रेस्ट एज इट इज प्रिपेयर कर रहा हूं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं दिखा रहा हूं, और जहां से Br और H निकाला है वहां डबल बॉन्ड डाल रहा हूं। तो ये मेरे पास दूसरा एल्कीन बना। अब की बार इस H को फोकस कर रहा हूं। ये देखें यहां CH2 एक H निकाल दिया है, C CH2 CH3 C H CH3 CH CH3 CH3। बड़ा एग्जाम्पल है, देख के डरने की जरूरत नहीं है। जहां से 2 बॉडीज निकाली हैं, यहां से Br निकाला है, यहां से H निकाला है, वहां उन दोनों में डबल बॉन्ड डाल रहा हूं। ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट है। डाउट हो कहीं सेम तो नहीं है? IUPAC नेमिंग करके देख लेना, तीनों का अलग अलग नाम निकल के आएगा। कौन
सबसे ज़्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा, फिर वही हाइपर कॉन्जुगेशन के पीछे जा रहा हूँ। डबल बॉन्ड कार्बन से इधर तो कुछ है नहीं, डबल बॉन्ड कार्बन से इधर 2 H हैं, इधर 1 H है, तो मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मुझे नजर आएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन से 3, डबल बॉन्ड कार्बन से 2 5, डबल बॉन्ड कार्बन से 1 6, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट 3 9, मतलब 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के। फिर देख लीजिए 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9। इसको देखें, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे 3, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे 1 4, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे 3, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नजर आएंगे यहाँ पे। तो मतलब ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ये मॉडरेट प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन चेक कर सकता हूं कि किसी हैलाइड का किसी बेस की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्शन बनने वाला है। फिर 2 रिएक्शंस को देखिए आप, वही हैलाइड एक बेस डाल रहा हूं, अब की बार बेस के पर्टिकुलर एग्जांपल लिखे हैं मैंने। जैसे यहाँ पे लिखा है OCH3 नेगेटिव, यहाँ पे लिखा है OCCH3 थ्राइस नेगेटिव, मतलब बस ये कहना चाह रहा हूं कि ना ये थोड़ा भारी भरकम सा है, जबकि ये थोड़ा हल्का बेस है वेट वाइज, मॉलिक्यूलर मास वाइज। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। सेम वही चीज नीचे दिखा रखी है। अब इस बेस की प्रेजेंस में चाहे हल्का लूं चाहे भारी लूं, यहां पे एलिमिनेशन होना है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, वही 2 तरह के ऑप्शंस हैं, वही 2 तरह के प्रोडक्ट मुझे नजर आएंगे, एक ये और एक ये। और जब 2 तरह के प्रोडक्ट नजर आएंगे तो कोई एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। ये वाला माइनर होगा और ये वाला मेजर होगा। उल्टा तो नहीं कर दिया? नहीं, उल्टा नहीं किया। डेफिनेटली सेटजेफ कहता था ये मेजर होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके ज्यादा होंगे, लेकिन फ्लोरीन की प्रेजेंस में होफमैन्स एलिमिनेशन रूल चलता है जो हम थोड़ा कम फेस करते हैं, बट होफमैन कहता था सेटजेफ से उल्टा। मतलब जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाना देख रहे हो, वो प्रोडक्ट एक्चुअली कम बन रहा है। अजीब लगता है, वो तो स्टेबल था, वो कम कैसे? चलो देखेंगे इसको। बट पहली बात ये याद रखें कि अगर आपका एक्स हैलोजन फ्लोरीन हो तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो होफमैन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। मतलब जिसको आप पहले मेजर कहते थे, अब वो माइनर होगा, ये मेजर होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया फ्लोरीन के अंदर कि ये माइनर बना रहा है जिसको मेजर होना चाहिए था? तो वेट फॉर द मैकेनिज्म, जो हम एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ मैंने ब्रोमीन ले रखा है। बेस के 2 ऑप्शंस हैं, एक लाइटर बेस है, एक हैवियर बेस है, वही का वही। जब यहाँ पे मैं लाइटर बेस डालता हूँ तो उस टाइम पे मुझे प्रोडक्ट तो वही 2 मिलने हैं, और जो मेरा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेफ होगा, मतलब जो पहले बता रहा था। लेकिन अगर मैंने कोई हैवी भारी भरकम बेस ले लिया तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन्स के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये जो प्रोडक्शन है आपका वो डेफिनेटली माइनर होगा। कब? जब आप बहुत ही भारी भरकम बेस सामने रखे हुए होंगे। तो मेरी 2 बातों पे फोकस कीजिए। अगर X मींस हैलोजन कोई फ्लोरीन है तो आपको हॉफमैन्स एलिमिनेशन रूल अप्लाई करना है, जो कि ज़्यादातर हमारी बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिशन्स पे काम आएगा। अगर कोई हमें कुछ भारी भरकम बेस डाल के दिया गया है तो फिर हैलोजन कोई भी हो, अब जितना भारी बेस होता जाएगा उतना इसका परसेंटेज घटता चला जाएगा और इसका बढ़ता चला जाएगा इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जहां पे मैंने BR लगा रखा है।
तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करके आगे की तरफ बढ़िएगा। 3 तरह की हमारे सामने एलिमिनेशन रिएक्शंस आएंगी, ठीक वैसे ही जैसे सब्स्टिट्यूशन पड़ी थी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर आप याद करें तो मैंने आपको यहाँ 2 तरह की पढ़ाई हैं, एक SN1 एक SN2। हालांकि 2 और टाइप भी होती हैं जिनका अभी डिस्कशन नहीं किया गया है, एक SNI होता है और एक होता है SNNGP। तो वैसे तो ये दोनों हमारे 12th का पार्ट नहीं रहती हैं, बट हम लोग थोड़ा सा किसी न किसी एग्जाम्पल पे इसको नेक्स्ट चैप्टर तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी प्रेजेंटली हम बेसिक SN1 और SN2 को समझने के चक्कर में थे, जो लास्ट एग्जाम्पल्स पे हमने पढ़ी भी हैं। जहां अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाएं तो SN1 में एक कार्बोकेटाइन बनता था, फर्स्ट स्टेप स्लो होता था, कार्बोकेटाइन बनता था और फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था। जबकि SN2 में अगर आप रिकॉल करें तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी जिसमें मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, मींस लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियस निकलता और न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली उस पर अटैक करता था। ये 2 मैकेनिज्म्स हमने पढ़े थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये 3 तरह का मैकेनिज्म रहता है एलिमिनेशन का। जैसे SN1 में जो स्लो स्टेप था उसमें एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता था, एक रिएक्टेंट रेस्पॉन्सिबल था उसके रेट के लिए। SN2 में 2 रिएक्टेंट मींस न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड रेस्पॉन्सिबल थे। ठीक वैसी कहानी यहाँ पे होने वाली है। E1 में सिर्फ एक से हैलाइड रेस्पॉन्सिबल रहेगा उसकी रेट को डिटरमिन करने में। E2 में हैलाइड और बेस दोनों अपना रोल प्ले करेंगे उसके रेट को एक्सप्लेन करने में। और एक तीसरा लिखा है E1CB। CB क्या है? कॉन्जुगेट बेस। जब कोई एसिड अपने H को छोड़ता है तो वो एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, वैसा एक मैकेनिज्म होगा। तो हम लोग ये 3 मैकेनिज्म्स यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस रहता है मैकेनिज्म के अंदर और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हालांकि क्लास 12th के अंदर हमें इस एलिमिनेशन के मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा, सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया जितना ज़रूरत है। बट एलिमिनेशन भी हम कुछ समय स्पेंड करके, क्योंकि वैसा ही मिलता जुलता है, अच्छा रहेगा अगर हम समझ लेंगे तो हम लोग इन तीनों मैकेनिज्म्स पे एक एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं और फिर फाइनली अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेंगे कि अगर कोई ऐसा रीजेंट ऐड कर लिया जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा या बेस एलिमिनेशन। कंपैरिजन करते हुए हम अपने पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। गुड बाय।